नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रीशियन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज के रूप में सोल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चन हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ये पिछले प्रीवियस जो पेपर हैं उनके अंतर्गत आए हुए प्रश्नों का क्या है, एक संग्रह है और ये एक आगामी एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च गति वाले टर्बो अल्टरनेटर में 4 ध्रुव हैं और 1500 आरपीएम की चाल पर घूमता है, तो इसकी आवृत्ति क्या है। तो ये बताना है कि इसकी जो आवृत्ति का मान बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखे, जो होगा F बराबर पी एन अपॉन 120 होगा। और जब n जो होगा ये n स्पीड होगी, p जो होगा ये पोलों की संख्या होगी और 120 से इसको डिवाइड किया जाता है, तो क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगा। अब देखते हैं किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी होगा। अब पोल 4 पोल हैं और 1500 आरपीएम क्या है, स्पीड है। कितनी है, 1500 आरपीएम क्या है, स्पीड है। अब देखो, इसमें 120 का डिवाइड करें, 4 तिया 12, 30 बार और 0 से 0। अब 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 हर्ट्ज। यानी इसकी जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। तो एक क्या है, उच्च गति पर टर्बो अल्टरनेटर है, 4 ध्रुव का है, 1500 आरपीएम पर चाल पर घूम रहा है, तो उसकी आवृत्ति F बराबर पी एन अपॉन 120 फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संप्रेषण लाइनों के उप स्टेशन छोर हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में कौन सा आवृत्त प्रयुक्त होता है। तो ये बताना है कि संप्रेषण जो लाइनें होती हैं, जो उप स्टेशनों के क्या होते हैं, जो छोर होते हैं, उन पर क्या लगाए जाते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। तो वे कौन से क्या किस प्रकार से जुड़े होते हैं, उन ट्रांसफार्मरों के बारे में बताना है। तो ध्यान रखें, जो संप्रेषण जो लाइनें होती हैं उनमें जो ट्रांसफार्मर जो जुड़ा हुआ आता है वो किस प्रकार से जुड़ा होता है, वो रहता है स्टार डेल्टा में। किस में जुड़ा हुआ रहता है, स्टार डेल्टा में जुड़ा हुआ रहता है। ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। किस प्रकार का रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर के शून्य बार हानि 2 अवयव हैं, वह एडी धारा, एक है हिस्टैरिसीस हानि। तो किस हानि में हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगा, तो ये बताना है किस हिस्से में जो हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगा, ये बताना है। एक ट्रांसफार्मर है, वह शून्य बार हानि में 2 अवयव होते हैं, एक होता है एडी करंट, एक होता है हिस्टैरिसीस। तो जो हिस्टैरिसीस होगा वो किस हिस्से में होगा, तो ये बताना है, कोर में होगा, ब्रेदर में होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल में होगा या कंजर्वेटर टैंक में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोर में। कोर में क्या रहता है, कोर में हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ब्रीदर में नहीं होते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल में नहीं होता है और कंजर्वेटर टैंक में नहीं होता है। तो ये हिस्टैरिसीस जो लॉसेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोर में उत्पन्न होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है। तो ये बताना है कौन सा सिद्धांत है जो ट्रांसफार्मर को का उपकरण को क्या बनाता है, कार्यशील बनाता है। स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस, बी है लेंज का नियम, सी है पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस, डी है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। तो जो सिद्धांत ट्रांसफार्मर के उपकरण को कार्यशील बनाता है वो होगा पारस्परिक प्रेरण यानी अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत होगा, ये ध्यान रखें। और ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होगा वो होगा स्वप्रेरण ट्रांसफार्मर में होगा। कौन सा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन सा होगा, स्वप्रेरण होगा। और बेसिकली ट्रांसफार्मर में पूछा जाए तो क्या होगा, पारस्परिक प्रेरण होगा। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 HP त्रिकला 415 वोल्ट वाली पिंजरा प्रेरण मोटर की फ्यूजिंग रेटिंग क्या है। तो ये बताना है क्या है, 10 HP की क्या है, एक 3 फेज
415 वोल्ट पर एक पिंजरा प्रेरण मोटर की जो फ्यूजिंग रेटिंग होगी, ये ध्यान रखिए कितनी होगी, वो होगी 25 एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 एम्पियर। क्या क्या रहेगा, फ्यूजिंग रेटिंग रहेगा। 10 एचपी की मोटर के लिए, ये एक 3 फेज की मोटर होती है, इसके लिए कौन सा होगा, 25 एम्पियर का क्या लेंगे, फ्यूज लेंगे। ये एम्पियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मोटर में एकल कला वाली प्रिवेंटर बार बार ट्रिप होती है, तो इसका क्या कारण है। तो ये बताना है कि मोटर में एक कला वाली जो है प्रिवेंटर क्या है, बार बार ट्रिप होती है, तो इसका क्या कारण है। अनुचित कला अनुक्रम, निम्न आपूर्ति वोल्टता, वोल्टता में असामान्य उतार चढ़ाव, या एकल कला प्रिवेंसर की रिले को शक्ति नहीं दी गई है। तो ये ध्यान रखें, जब प्रिवेंटर बार बार ट्रिप हो रहा है तो इसका कारण ये है कि वोल्टता में क्या है, असामान्य उतार चढ़ाव हो रहा है। इस कारण क्या रहता है, इस कारण क्या होता है, प्रिवेंटर बार बार ट्रिप होती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थायी संधारित्र मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। जो परमानेंट कैपेसिटर मोटरें होती हैं उनमें किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, स्केन वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, या फ्लैट लूप वाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्केन वाइंडिंग। तो हमेशा ध्यान रखिए, परमानेंट जो कैपेसिटर, जो परमानेंट स्थायी कैपेसिटर, जो सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं उनमें क्या किया जाता है, स्केन वाइंडिंग क्या की जाती है, स्केन वाइंडिंग की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छायांकित ध्रुवीय मोटर में कला विस्थापन घटित होता है। तो यह बताना है कि शेडेड पोल जो मोटर होती है उसमें कला जो विस्थापन घटित होता है वो किस प्रकार से होता है, यह बताना है। अपकेंद्रीय स्विच द्वारा, शेडेड रिंग द्वारा, या फिर संधारित्र द्वारा, या मुख्य ध्रुव वाइंडिंग द्वारा। तो जो शेडेड पोल जो मोटरें होती हैं, शेडेड पोल जो मोटर होती है उसमें जो कला विस्थापन, जो कला का जो विस्थापन होता है वह होता है शेडेड रिंग द्वारा। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा होता है, शेडेड रिंग के द्वारा होता है। और जो शेडेड पोल जो मोटरें होती हैं वो क्या रहती है, सेल्फ स्टार्ट रहती है। ये ध्यान रखिए, ये सेल्फ स्टार्ट रहती है, ये क्या रहती है, सेल्फ स्टार्ट रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अति वोल्टता संरक्षण हेतु किस प्रकार का प्रतिरोध प्रयुक्त होता है। तो यह बताना है कि अति वोल्टता संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे। सेंसिस्टर होगा, या थर्मिस्टर होगा, या वेरिएस्टर होगा, या इंडक्टर होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अति वोल्टता के संरक्षण हेतु, उच्च वोल्टेज के संरक्षण के लिए जो प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं VDR, जिसे बोला जाता है VDR, यानी वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। यानी जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहने वाला रजिस्टर होता है वो कौन सा होता है, VDR होता है। इसका दूसरा नाम होता है वेरिएस्टर, इसका जो दूसरा नाम है वेरिएस्टर होगा। ये ध्यान रखें, वेरिएस्टर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेतु रेक्टिफायर परिपथ में ट्रांसफार्मर द्वितीयक वोल्टता कितनी है, 30 वोल्ट है, और DC निर्गत वोल्टता क्या है। तो ये बताना है कि जो द्वितीयक वोल्टता है वो कितनी है। RMS में मान कितना दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट। ये कौन सा मान है, ये है RMS। अब DC जो निर्गत वोल्टता देगा वो कौन सा देगा, वो देगा एवरेज वैल्यू। तो अब इसे हमें निकालना है एवरेज वैल्यू। तो देखिए, जो RMS जो वैल्यू है, RMS जो वैल्यू होता है वो निम्न प्रकार से होता है। देखिए, वो होता है Vm/√2, और इसमें कितना दिया गया है, 30। कितना दिया गया है, 30 वोल्ट। कितना दिया गया है, RMS। अब इससे हम क्या निकालेंगे, V मैक्सिमम, क्योंकि औसत वैल्यू निकालने के लिए जो औसत वैल्यू होता है, जो एवरेज वैल्यू जो होगा वो होगा 2Vm/π, क्योंकि औसत एवरेज के लिए जो वैल्यू चाहिए वो V मैक्सिमम की चाहिए। यहाँ पे V RMS मान है, तो हम RMS मान से V मैक्सिमम मान निकालेंगे। तो देखिए कितना होगा, वो होगा Vm/√2 बराबर कितना होगा, 30 वोल्ट। जब Vm निकालेंगे तो क्या करेंगे, 30 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया है, वी एम का मान हो गया है 30 इंटू √2। अब देखिए इसमें क्या होगा, 2 इंटू वी एम अपॉन 5 होगा। अब वी एम का मान इसमें रख देते हैं, देखिए पाई इंटू वी एम का वी का मान लिखेंगे √2 इंटू वी, सॉरी कितना होगा, √2 इंटू 30। अब इसे हम सोल्व करेंगे कि 2/पाई को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना मान होगा, वो होगा 0.637, 0.637 हो गया है। अब देखिए, अब 0.637 को 0.637 को √2 कितने से गुना करना है, 3 से। जब √2 का मान रख लीजिए 1.414, इस प्रकार से रख के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आएगा, लगभग 27.02 के नज़दीक मान आएगा। तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 27, कितना होगा, 27 वोल्ट होगा। ये ध्यान रखें, कितना होगा, 27 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेतु रेक्टिफायर में आगत एवं निर्गत आबंधन जो हैं अदले बदले जाते हैं तो आपूर्ति को स्विच ऑन करने पर क्या घटित होगा। तो ये बताना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सेतु डिस्टकारी होता है उसके जो एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट को क्या कर दें, अदल बदल दिया जाए। यदि आउटपुट की जगह इनपुट और इनपुट की जगह आउटपुट बदल दिया जाए तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो क्या घटित होगा। ऑप्शन देखिए, डीसी निर्गत बहुत निम्न होगा, डीसी निर्गत रेटेड मान घटकर आधा होगा, सभी डायोडों अतितप्तित हो जाएंगे, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर, जो सेतु रेक्टिफायर होता है, उसके इनपुट आउटपुट को बदलकर यदि स्विच चलाया जाए, स्विच ऑन किया जाए तो वह क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एचसीआर इसकी दिशा के लिए किससे परीक्षण किया जाता है। तो ये बताना है कि एचसीआर इसकी दिशा के लिए किससे परीक्षण किया जाता है। तो ये बताना, एक ओम मीटर से, या लाइन टेस्टर से, या वोल्ट मीटर से, या इंसुलेशन टेस्टर से। तो जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है, सिलिकॉन कंट्रोल जो रेक्टिफायर है, इसकी दिशा किससे परीक्षण किया जाती है, ये बताना है। किससे ज्ञात की जाती है, ओम मीटर, लाइन टेस्टर, एक वोल्ट मीटर, या इंसुलेटर। तो ध्यान रखें, एचसीआर की जो दिशा के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है एक ओम मीटर के द्वारा करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। लाइन इंसुलेटर बताने हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, माइका, पोर्सलिन मृदा के, या ग्रेनाइट के, या एस्बेस्टस के। तो ये बताना है, जो लाइन इंसुलेटर होते हैं वो हम देखने को मिलता है वो किस बने होते हैं, वह पोर्सलिन के बने होते हैं। तो ये ध्यान रखें, जो माइका लाइन इंसुलेटर जो होते हैं वो हमेशा पोर्सलिन के बने होते हैं। तो ये ध्यान रखें, इंसुलेटर किसके बने होंगे लाइन में, पोर्सलिन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। तो ये बताना है कि कौन सा है जिसको नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर, करंट को, या वोल्टेज को, या आवृत्ति को, या उपरोक्त सभी को। करंट को बदलता है, वोल्टेज को बदलता है, करंट बदलता है, वोल्टेज बदलता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति को नहीं बदलता है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है OFB में, ये ध्यान रखें। तो ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है आवृत्ति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर द्वारा दिए गए भार रहित करंट यानी पूर्ण भार करंट का लगभग कितना प्रतिशत रहता है। पूर्ण भार करंट का मतलब भार रहित करंट कितना रहता है ये बताना है। 0.2% से 0.5% बी है, 0.2% से 0.5%, 12% से लेकर 15%, 20% से लेकर 30%। तो जो ट्रांसफार्मर के द्वारा भार रहित करंट पूर्ण भार करंट का 2 से 5% रहता है। ये ध्यान रखें, कितना परसेंट रहता है, 2 से 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। यह बताना है कि जब हम ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर रहे हैं तो हमें किस ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाना चाहिए, उच्च वोल्टेज की ओर, निम्न वोल्टेज की ओर, प्राइमरी की ओर या सेकेंडरी की ओर। तो हमें उच्च वोल्टेज की ओर क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें, उच्च वोल्टेज की ओर हमें शॉर्ट सर्किट परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें झटका लग सकता है विद्युत का, क्योंकि वहाँ पर जो वोल्टेज का मान रहता है वो कितना रहता है, उच्च वोल्टेज रहता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें उच्च वोल्टेज की ओर शॉर्ट सर्किट परीक्षण नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो बताइए कितनी होती है, 100%, 98%, 50% या 25%। पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो होती है 98%। ये ध्यान रखें, ये माना जाता है लगभग 98% क्या होता है, ट्रांसफार्मर की, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता को माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिजली के प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है। यह बताना है बिजली के कौन से प्रभाव के कारण फ्यूज है जो काम करता है, चुंबकीय, विद्युत स्थैतिक, तापमान और रासायनिक। तो बिजली के किस प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है, फ्यूज करता है जूल के ऊष्मीय नियम। जो ऊष्मीय है वह है तापमान, यानी जूल के ऊष्मीय नियम या तापमान के नियम पर क्या करता है, फ्यूज काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एससीआर को भी कहा जाता है, ये डीएमआरसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एससीआर को भी कहा जाता है ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, डायोड या रजिस्टर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वह एक किस वर्ग का माना जाता है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। ये एक किसका है, थायरिस्टर के वर्ग का क्या है, समूह का एक ये सदस्य है, यानी थायरिस्टर भी कहा जाता है एससीआर को। एससीआर को कहा जाता है थायरिस्टर, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, डीएमआरसी 2016 में आया हुआ है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, आपातकालीन दिशाओं में प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त तेल का भंडारण, या आर्द्रता के प्रवेश को रोकना, ट्रांसफार्मर को शीतलन करना, तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव और संकुचन की देखभाल करना। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक रहता है मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ रहता है, क्या रहता है, कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ रहता है। इसका कार्य रहता है कि तेल के तापमान में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण तेल फैलता है और संकुचित होता है, तो उसकी क्या करता है, ये देख रेख करता है। क्या करता है, देख रेख करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में श्वसक का जो कार्य है क्या होता है, ये बताना है। जो ब्रीदर होता है, श्वसक जो होता है ट्रांसफार्मर में, उसका क्या कार्य है, कुंडली के शीतलन हेतु वायु प्रदान करना, ट्रांसफार्मर में जब वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाना, ट्रांसफार्मर में ऑयल को फिल्टर करना, ट्रांसफार्मर की दक्षता को बढ़ाना। तो ट्रांसफार्मर में जो श्वसक का कार्य होता है वो होता है ट्रांसफार्मर में जब वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाना। क्या होगा, ट्रांसफार्मर में जब वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाता है। क्या करता है ब्रीदर, उसको आर्द्रता से बचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 3 कला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 5% की स्लिप है, रोटर की आवृत्ति होगी। तो ये बताना है 3 कला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% क्या है, स्लिप है, तो रोटर की आवृत्ति ये बताना है किस प्रकार से होगी। जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्टेटर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि रोटर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर इंटू क्या होगा, स्लिप। इस प्रकार से हम रोटर फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो स्टेटर की जो आवृत्ति दे रखा है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है, और स्लिप कितना दे रखा है, 5%। परसेंट को हटाएंगे नीचे कितना करेंगे, 100, यानी देखिए इस प्रकार से देखिए 50 इंटू 5%, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 100। तो 50 दूना 100,
अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2.5 यानी 2.5 यानी 2.5 यानी 2.5 क्या होगा हर्ट्ज होगा, यानी एच जेड होगा 25 हर्ट्ज होगा, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी शंट जनित्र की क्रांतिक चाल है वह चाल होती है जिस चाल के नीचे। अब ये बताना है कि डीसी जनित्र में जो क्रिटिकल स्पीड होती है, क्रांतिक चाल होती है, वह चाल होती है जिसके चाल के नीचे क्या होगा, जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है, जनित्र वोल्टेज बनाता है, जनित्र भार नहीं ले सकता है, जनित्र भार ले सकता है। तो ये ध्यान रखिए, जनित्र क्या होगा क्रांतिक चाल से यदि चाल अधिक है तो क्या रहेगा, जनित्र वोल्टेज बनाएगा, और यदि क्रिटिकल स्पीड से कम है यानी जनित्र की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम है तो क्या होगा, जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहेगा। क्या रहेगा, वोल्टेज जनित्र बनाने में असफल रहेगा। यदि शंट जनित्र की क्रिटिकल जो स्पीड है यदि उससे कम है, यानी बोल रहा है कि चाल के नीचे हैं, तो क्या होगा, जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहेगा। और यदि क्रिटिकल चाल से अधिक है तो वोल्टेज क्या करेगा, जनित्र क्या करेगा, वोल्टेज बनाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डायोड अग्र अभिनीति होता है यदि, ये डायोड दिखाया गया है, यदि ये क्या दिखाया गया है, ये डायोड दिखाया गया है, इसका ये क्या है पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव। ये डायोड का पी भाग होता है, ये डायोड का एन भाग होता है। क्या भाग होता है, एन भाग होता है। तो ये ध्यान रखिए। अब डायोड को अग्र अभिनीति, अग्र जो अभिनीति है फॉरवर्ड वाइज है, वह पी भाग किससे जुड़ा होता है, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन भाग किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव से। उसे बोला जाता है अग्र अभिनीति यानी फॉरवर्ड बाइस। तो इससे क्या होता है, देखिए कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक, कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक है क्या, ये देखिए, एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक नहीं, एनोड और कैथोड एक ही ध्रुवण पर है, नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी भी, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखिए दोबारा जांचिए, एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक है क्या, नहीं है। कैथोड के सापेक्ष यानी नेगेटिव, कैथोड बोलेंगे नेगेटिव को, एनोड बोलेंगे पॉजिटिव को, तो कैथोड के सापेक्ष एनोड क्या है, धनात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि तर्क द्वार के दो आगत 1 एवं 0 है यानी 1 और 0 है तो किस तर्क द्वार का निर्गत 1 होगा। तो ये बताना है कि किस प्रकार के गेट में क्या होगा। अब यदि एंड गेट है, यदि एंड गेट में जब हम इस प्रकार से सर्किट, देखिए एंड गेट का इस प्रकार से सर्किट होता है, ये लैंप मान लीजिए। अब इसे 1 देंगे, यदि इसे 0 देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हमें तो चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यदि हम इसे 0 देंगे और इसे 1 देंगे तभी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और अब देखिए, और इसको 1 और इसको 1 देंगे तब क्या होगा, 1 होगा। तो ये ध्यान रखिए, एंड गेट में क्या होंगे, जब दोनों आगत क्या होंगे, उच्च होंगे, तो आउटपुट भी उच्च होगा। तो हमें क्या चाहिए, एक आगत उच्च एक निम्न होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अब देखिए और गेट क्या होगा, और गेट का जो सर्किट सिंबल होता है वो सर्किट डायग्राम इस प्रकार से होता है। अब देखिए, इसे 0 देने पर और इसे 1 देने पर क्या होगा, सर्किट का बल्ब जलेगा, क्योंकि ये यहाँ से अपना मार्ग पूर्ण कर लेगा और ये 0 का 0 रहेगा, ठीक है। तो ये मिल रहा है, यदि एक 1 मान ले और एक क्या मान लेते हैं, 0, तो इसका जो निर्गत होगा वो 1 होना चाहिए, यानी बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब और गेट इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, और गेट इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, दो आगत, एक को 1 दूसरे को 0 मान लेते हैं, तो जो क्या होगा, निर्गत 1 होना चाहिए, वो होगा और गेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी श्रेणी मोटर वहां पर युक्त होती है जहां प्रारंभ बलागुण वंचित होता है। तो ये बताना है कि डीसी श्रेणी मोटर वहां पर उपयुक्त होती है जहां बलागुण वंचित होता है, निम्न या उच्च बलागुण या मध्यम बलागुण, इनमें से कोई नहीं।
तो जो डीसी श्रेणी मोटर होती है वह प्रयुक्त होता है, वह उच्च बल आघूर्ण क्या रहता है, प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या रहता है डीसी श्रेणी मोटर का, प्रारंभिक बल आघूर्ण वो जो रहता है वो कितना रहता है, उच्च रहता है, ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऋणात्मक ताप गुणांक बताना है। निम्न में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, रजत में, ताम्र में, एल्यूमिनियम में और सिलिकॉन में। तो ये ध्यान रखें हमेशा, ऋणात्मक ताप गुणांक जो ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होगा, जब टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटता है, तो उसे बोला जाता है ऋणात्मक ताप गुणांक। तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है अर्धचालकों का, कार्बन का। ये देखिए अब तो अर्धचालक कौन से हैं, सिलिकॉन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। और धातुओं का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। जैसे रजत है, तांबा है, एल्यूमिनियम, ये क्या सभी हैं, ये धातुएं हैं, तो इनका होगा पॉजिटिव। और जो सिलिकॉन होता है इसका होता है नेगेटिव। तो ये ध्यान रखें, अर्धचालकों का क्या रहता है, नेगेटिव। तो किस प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होगा, वो होगा सिलिकॉन का नेगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है, जैसे कि CRGO, इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। तो ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है, जैसे कि कोल्ड रोट, ग्रेट ओरिएंटल, इसे बोला जाता है इस्पात। तो ताकि न्यूनतम किया जा सके, पूर्ण बार हानि, एडीकरण हानि या स्टेरेसिस हानि व शून्य बार हानि। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए किसका बनाया जाता है, CRGO का क्या बनाया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है वह कि स्टेरेसिस हानि को कम किया जा सके, इसलिए CRGO इस्पात का प्रयोग किया जाता है, कोल्ड रोड, ग्रेट ओरिएंटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले TOLR द्वारा सुरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दिशा में बताना है कि शॉर्ट सर्किट की दशा में कौन पहले प्रचालित होगा, फ्यूज पहले प्रचालित होगा, TOLR पहले प्रचालित होगा, दोनों एक साथ ही प्रचालित होंगे। यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन पहले प्रचालित होगा। तो एक परिपथ फ्यूज और तापीय अतिभार रिले हैं, तो शॉर्ट सर्किट की दशा में सबसे पहले जो प्रचलित होगा वो होगा फ्यूज। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है ये। तो एक परिपथ में फ्यूज जुड़ा हुआ है और एक तापीय अतिभार रिले जुड़ी हुई है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उस समय में क्या होगा, फ्यूज पहले प्रचालित होगा। क्या होगा, फ्यूज पहले प्रचालित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक समाकलित उपकरण है, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, समाकलित उपकरण बताना है कौन सा है। वोल्ट मीटर, एमीटर, ऊर्जा मीटर और वाट मीटर। क्या होता है, समाकलित जो उपकरण होते हैं ये बताना है, जिसका समय का गुणनफल होता है। समाकलित यानी टाइम का क्या रहता है, संयोजन रहता है, तो बताना है कौन से मीटर में रहेगा, वोल्ट मीटर, एमीटर, ऊर्जा मीटर या वाट मीटर। तो जो हमारे घरों में जो ऊर्जा मीटर लगा हुआ रहता है वो बोला जाता है, उसे समाकलित उपकरण बोला जाता है, वो ऊर्जा मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणक की सही अभिव्यक्ति है, यानी शक्ति गुणक का जो फॉर्मूला होता है ये बताना है क्या होता है। देखिए कोस फाई जो बताना है, एक होता है R/Z होता है, एक हम जैसे कोस फाई निकालें यदि करंट के लिए जो होगा वो करंट के लिए R/ टोटल करंट होगा, और वोल्टेज के लिए लिखा लें तो वोल्टेज के लिए जो होगा कोस वो कितना होगा, VR/ टोटल I होगा। और जब एक फॉर्मूला और होता है पावर फैक्टर का, वो होता है वास्तविक शक्ति यानी ट्रू पावर अपॉन आभासी शक्ति यानी पावर ऑफ अप्रेंट, यानी अप्रेंट पावर का होगा, तो कोस फाई होगा। अब बताइए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शक्ति गुणक का सही अभिव्यक्ति है, बताइए। तो वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, देखिए वास्तविक शक्ति को बोला जाता है ट्रू पावर यानी सत्य पावर, तो वास्तविक शक्ति बटा आभासी को बोला जाता है अप्रेंट पावर, तो वास्तविक शक्ति को बोला जाता है सत्य पावर, सत्य शक्ति, और वह आभासी शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर
बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एचआरसी सर्किट का शक्ति गुणक होता है। एचआरसी सर्किट का शक्ति गुणक होता है, अब ये बताना है पश्चगामी होगा, अग्रगामी होगा, एकक होगा या शून्य होगा। तो ये बताना है एचआरसी श्रेणी हो या समांतर। ये ध्यान रखिए, एचआरसी श्रेणी हो या समांतर। ये ध्यान रखें, एचआरसी श्रेणी हो या समांतर, तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो होगा अग्रगामी। क्या होगा? अग्रगामी होता है। आरसी सर्किट का शक्ति गुणक क्या होता है? अग्रगामी होता है। आरसी श्रेणी हो या आरसी समांतर हो तो क्या होगा? पावर फैक्टर अग्रगामी होगा। और जैसे आरएल जो होगा, आरएल सर्किट होगा, उसका जो पावर फैक्टर होगा उसका पश्चगामी होगा। वह आरएल या श्रेणी हो या समांतर, आरएल सर्किट का क्या रहता है? पश्चगामी। आरसी सर्किट का क्या रहता है? अग्रगामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है। तो ये बताना है कि एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से ही चलाया जाता है। क्यों? स्टार्टर की सहायता से नहीं चलाने पर क्या रहती है? वो जल जाती है, क्योंकि उसका आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है? बहुत न्यूनतम रहता है। और मोटर प्रारंभ जब स्टार्ट करती है तो क्या होता है? वह धारा अधिक लेती है। इसके कारण आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होने के कारण मोटर जल जाती है। तो इसे बचाने के लिए एक उपयोग किया जाता है स्टार्टर, यानी अतिरिक्त करंट को बचाने के लिए एक स्टार्टर की सहायता से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो स्टार्टर होता है वो क्या रहता है? आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, इस वजह से लगाते हैं, या आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, इसकी वजह से स्टार्टर की सहायता से चलाते हैं। क्षेत्र वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है इस वजह से, या क्षेत्र वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टार्टर की सहायता से इसलिए चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में क्या रहता है? निम्न प्रतिरोध रहता है। तो इस प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है स्टार्टर की सहायता से। बाह्य प्रतिरोध होता है, एक परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध होता है, इसे आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीलिंग फैन 220 वोल्ट 220 वोल्ट की पर क्या है? 5.5 एम्पीयर की धारा लेता है एवं 0.85 पश्चगामी शक्ति गुणक रखता है, तो इन फेज की पावर फैक्टर क्या होगा? तो ये बताना है। तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। सिंगल फेज के लिए जो होगा वो होगा, देखिए, P बराबर V इंटू कोस फाई। कोस फाई बराबर क्या होगा? P अपॉन V इंटू आई होगा। तो देखिए, कोस फाई जो होगा वो होगा P बराबर V इंटू आई होगा। अब देखिए पावर कितनी है? अब पावर का मान निकाल लीजिए। पावर का मान जब निकालेंगे P बराबर होगा V इंटू क्या होगा? I होगा। तो वोल्टेज देखिए कितना है? वोल्टेज कितना होगा? 220 है। और करंट का मान कितना है? 0.5। 0.5 हटाएंगे कितना होगा? देखिए, पॉइंट से कैंसिल हो गया। 22 पंजो 110 कितना हो गया है? 110 क्या हो गया? पावर 110 वाटेज हो गया है। अब आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें पावर निकालना है, इसमें पावर फैक्टर नहीं निकालना है, इसमें पावर निकालना है। तो पावर क्या होगा? देखिए, P बराबर क्या होगा? V इंटू आई इंटू कोस फाई निकालना है। कितना है? कोस फाई रखना है। कोस फाई का मान कितना दे रखा है? वोल्टेज का मान दे रखा है 220 इंटू 0.5 इंटू कितना होगा? 0.85। 0.85 होगा। पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, नीचे पॉइंट हटाएंगे कितना करेंगे? 100। तो कितना हो गया? देखिए कितना हो गया? देखिए, अब यहाँ से 22 पंजो 110, 110 में से 100, एक ही कितना करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब इसे 85 इंटू 0.85 इंटू, एक सेकेंड, इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0.9 के लमसम इसका मान होगा।
तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। आप फॉर्मूले में सोल्व करके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमसीबी, जो एमसीबी एक सर्किट को सुरक्षित करता है केवल शॉर्ट सर्किट से, केवल अधिक भार से, शॉर्ट सर्किट, अति भार, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें जो एमसीबी होता है, मिनिएचर कैश सर्किट ब्रेकर जो होता है, वह क्या करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड यानी दोनों से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसे देता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से ही एमसीबी एक सर्किट को क्या करता है, सुरक्षित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है। तो ये बताना है कि कौन सा मोटर है जो अग्र शक्ति गुणक पर क्या किया जा सकता है, प्रचलित किया जा सकता है। 3 फेज प्रेरण मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, एकल फेज प्रेरण मोटर या तुल्यकालिक प्रेरण मोटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुल्यकालिक प्रेरण मोटर। इसे अग्र पर, यूनिट पर और पश्चगामी यानी तीनों पावर फैक्टर पर इसे चलाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लिप रिंग ब्रश और स्लिप रिंग और ब्रश अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए ग्रुप होता है। तो ये बताना है कि स्लिप रिंग और ब्रश होते हैं वह किसे जोड़ने के लिए ग्रुप होता है। बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से, बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जो स्लिप रिंग और जो ब्रश हम प्रयोग करेंगे अल्टरनेटर में, वो किस लिए किया जाता है, वो बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग यानी फील्ड को जोड़ने के लिए ही प्रयोग करते हैं, न कि आर्मेचर को जोड़ते हैं। इसीलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने के लिए स्लिप रिंग व ब्रश अल्टरनेटर में जोड़े जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है। तो ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल है उसमें किससे द्वारा ऊर्जा दी जाती है, डीसी, एसी और डीसी या नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, हमेशा ध्यान रखें, सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिप कॉइल होती है उसमें डीसी स्रोत द्वारा क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। डीसी ऊर्जा दी जाती है। ट्रिप कॉइल में क्या दी जाती है, सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल में डीसी ऊर्जा दी जाती है, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य की दूरी डी है तो उनके मध्य बल होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बल जो होगा वो होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखें। जो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो होगा वो दूरी और मध्य बल जो होता है M1 और M2 ध्रुवों के क्या रहता है, समानुपाती, और ध्रुव की मध्य की दूरी के बीच के वर्ग की दूरी के मध्य के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। एक ध्रुव वाले लैप बाउंड डीसी जनरेटर में 600 चालक है, प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है। यह जनरेटर कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा। तो ये बताना है, लैप बाउंड में कितने आर्मेचर समांतर पथ होंगे, पोलों की संख्या के बराबर होंगे। तो कितने समांतर पथ होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 समांतर पथ होंगे, क्योंकि ध्रुवों की संख्या क्या है, 6 है, और बाउंड क्या है, लैप बाउंड है। तो लैप बाउंड में समांतर पथों की संख्या क्या रहती है, पोलों की संख्या के बराबर 6। अब जनरेटर में कितने हैं चालक, 600 चालक। तो 600 चालक क्या रहेंगे, ये 6 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो प्रत्येक चालक में जो होगा कांचे में कितने रहेंगे, 100 चालक रहेंगे। तो ये ध्यान रखें कितने चालक रहेंगे, ये 100 चालक इनमें रहेंगे। अब देखिए आगे बोलता है प्रति चालक का प्रेरित ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट। तो प्रति चालक का कितना है, 5, यानी कितना हो गया है इसमें, 500 वोल्ट। कितना रह गया है, 500 वोल्ट। क्या रह गया है, 500 वोल्ट। अब जब ये क्या रहा है, पैरेलल में है, यानी एक जो समांतर पथ है उसका कितना वोल्टेज है, 500 वोल्ट है। कितना है, 500 वोल्ट है। तो सभी में क्या रहेगा, क्योंकि ये समांतर में जुड़े हुए हैं, तो कितना रहेगा, 500 वोल्ट रहेगा। तो जनरेटर कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा, जनरेटर 500 वोल्ट उत्पन्न करेगा।
तो ऑप्शन में देखिए 200, 300, 400 ये नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी 500 वोल्ट। तो इसी प्रकार से आज के 40 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार से कल जो अगला टेस्ट सीरीज होगा वो भी 40 क्वेश्चनों का, एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चनों में अंतर्गत जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को हम टेस्ट सीरीज में लाते हैं। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।